आज आप सब लोगों के बीच कुछ बातें रखने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आप सबके ध्यान में है कि पिछले 3 दिनों तक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का हम दौरा कर रहे थे। साथ में मृत्युंजय शर्मा जी भी थे, प्रवक्ता थे, जिनको भी मैंने लेके गया था। और 3 दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 दिन का दौरा हमारा जनता से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, कोई बड़ी जनसभाएं नहीं थी, यानी लोगों से सिर्फ मिलना जुलना और वहाँ की समस्याओं से अवगत होना, ताकि हम नजदीक से उस क्षेत्र की समस्याओं को हम जान भी सके, समझ भी सके। क्योंकि सारंडा का जो जंगल है, पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है कि बहुत ही रीच है वो क्षेत्र। इसको कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अपने आप में बड़ी धनाट है, धनी है वो क्षेत्र। लेकिन वहां पर जो लोग वास करते हैं, वहां जो लोग सदियों से जो लोग वहां पर रह रहे, उनकी हालत काफी दयनीय है। और अगर कभी आप सब लोगों को सारंडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना चाहिए और सारंडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह सारंडा के जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर की बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरी बना, तो उसका योगदान उसी सारंडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का है। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि बिजली भी पर्याप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जहां के खनिज से बड़े बड़े औद्योगिक शहर में आप 24 घंटा बिजली देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अच्छे विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है उन औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत है, आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। और मैं इसलिए इस बात को थोड़ी सी मैं यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सारंडा के जंगल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है कि बहुत पहले भी जब
हम एमपी वगैरह नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उस समय भी उस जंगलों में मैं घुमा हुआ था और उस समय भी लोगों की तकलीफों को मैंने देखा था। फिर 98-99 में भारत सरकार के मंत्री बने एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, स्टेट मिनिस्टर, तो उस समय भी हमने उस जंगलों का भ्रमण किया और उसके बाद काफी लंबे समय के बाद फिर हमने थोड़ा तय किया था कि इस बार थोड़ी कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन घूम करके लोगों से ही मिलेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। तो मैंने देखा कि भाई कोई बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई, और इन डेवलपमेंट के लिए, सारे विकास के लिए, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो संगठन में भिन्न भिन्न दायित्वों को संभाल चुके थे। तो पूरे देश का कई इलाकों का वो भ्रमण करते रहे हैं, तो लोगों की वो कठिनाइयों से वो परिचित थे, खास करके उन उद्योग खदानों के इलाकों में, कि वहां पर लोग किस प्रकार से जीते हैं और राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उससे कैसे इतना विकास कर पाएंगे। सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी, अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की कि भाई सरकार ने वहां क्या किया है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत जानकारी में आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झारखंड में, एक तो मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है, इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, उस कोल्हान, वो पश्चिम सिंहभूम, जहां से आयरन ओर और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर से, टाटा है, आपका बोकारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो, उसके लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उस पैसे का भी, उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है क्षेत्र में। अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ के क्षेत्र को जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे, वुमेन, जो ट्रैफिकिंग होता है, वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, इसे रांची के लालपुर थाना में एफआईआर लॉन्च हुआ है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भाई सरकार जानबूझ करके, यानी बेरोजगारी की समस्याओं को पैदा कर रखी है। सरकार बातें बड़े बड़े करती हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां से मिलेगा जब खदानों का ही कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, नीलामी नहीं हो रहा है, तो फिर रोजगार कहां से मिलेगा। मैं एक
डाटा आप सबके सामने थोड़ी सी, ऐसे मैं बहुत अधिक डाटा पर नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आप देखें 2019 और 20 से आगे अगर आप देखेंगे तो देश भर में जो खदानों की जो नीलामी हुई है, 434 ऐसे खनिज के जो ब्लॉक था उसको सरकार ने नीलाम किया। अलग अलग राज्य की सरकार ने किया है, यानी केंद्र ने किया ऐसा मेरा नहीं कहना है, राज्य सरकार ने किया। 434 में से झारखंड में मात्र 3 ही खदानों का नीलामी हुआ। आप ये सोच सकते हो, आधा दर्जन से अधिक खदानें आपका उसी कोल्हान के, उसी सारंडा के जंगल में, आयरन ओर का जो खदाने हैं जिसका लीज समाप्त हो गया 2026 के पहले ही, 26 क्या 2020 के आसपास ही समाप्त हो गया। अगर राज्य सरकार उसको नीलामी करती तो आज वहां काम होता, तो लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6.5 वर्षों से। और अगर आप वहीं देखें, मैंने तो देश का बताया 434, उसमें से उड़ीसा का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पड़ोस का जो राज्य है, ठीक सारंडा के जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर इन्हीं 2019-20 से लेकर के अभी तक 45 खदानों की उन्होंने नीलामी किया। और फिर पड़ोस में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में 49 खदानों की नीलामी हुई। मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तब 2015 में उन्होंने डीएमएफटी फंड का उन्होंने निर्माण किया कि खनिज की रॉयल्टी में से कुछ प्रतिशत उस फंड में पैसा जाना चाहिए और उसके सर्वे सर्वा उस जिला के उपायुक्त होंगे, डीसी होंगे, उनकी अध्यक्षता में वो पैसे खर्च होंगे। और ये पैसा उस क्षेत्र में जहां जो खदान का इलाका होता है, जहां लोग प्रभावित होते हैं, यानी उन क्षेत्रों में विकास के कामों में लगाया जाएगा। वहां की जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको वो दूर किया जाएगा। लेकिन आज अफसोस होता है भाई, 2015 से लेकर के 2000 दिसंबर के 25 तक जो हम देख रहे थे उस कोल्हान प्रमंडल में 3700 यानी 3700 करोड़ से अधिक रुपया की इकट्ठा हुआ चाईबासा जिला। अगर हम उसकी औसत साल में विभाजित करते हैं तो 300 करोड़ से भी अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। तो 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहती वो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों की जितनी भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया होता, और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है सब, वहां के जो मिलजुल करके उस पैसे को कहां खर्च कर दिया, कहां उसको इधर से उधर बंदर बाट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हो।